नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 27 अगस्त 2022 और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डेली करंट अफेयर के इस सेशन में। साथियों, मेरा नाम है मंगेश कुमार और आज हम साथियों जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो सबसे पहले आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। अभी तक अगर लाइक नहीं किया जल्दी से सेशन को अभी आप सभी लोग लाइक कर देंगे। बेहतरीन एक शानदार सेशन आप लोगों के लिए आने वाला है, तो जल्दी से आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए प्लीज़ सबसे पहले। और जो है फिर हम जो आगे चलते हैं और अपना जो सेशन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग सेशन को शेयर कर देंगे ताकि सभी लोग हम जुड़ जाएं सेशन से, ताकि उनसे भी किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन ना वंचित रहें वो सभी लोग। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे और बात करते हैं साथियों, ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं, स्मार्ट कोर्सेज जिनकी बात करते हैं और उसके बाद में फिर सेशन को हम लोग शुरुआत करेंगे। देखिए गाइज, हमारे जो कोर्सेज हैं मिशन एसडीएम 2.0 और समर्पण बैच, इसके अलावा मिशन एसडीएम हमारा कोर्स जो चल रहा है मिशन एसडीएम 2.0, ये है साथियों अगर आप लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए या उससे आगे के लिए, तो ये मिशन एसडीएम 2.0 आप लोगों के लिए बहुत बहुत फायदेमंद होने वाला है गाइज। यहाँ पर आप लोगों को स्मार्ट क्लासेस, ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलेंगी, आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेंगी यहाँ पर। इसके अलावा प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही फेजेस की आप लोगों के लिए यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस के लिए गाइज। और इसके अलावा और बातें हम करें इसके बारे में तो देखिए यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए आप लोगों को जीएस पेपर 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 इन सभी की आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कराई जाएगी। और जनरल हिंदी के साथ ही आप लोगों को यहाँ पर ऐसे राइटिंग की भी प्रैक्टिस आप लोगों को कराई जाएगी, क्योंकि देखिए ऐसे राइटिंग गाइज मेंस को क्लियर करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गाइज। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा कि किस डायमेंशन से ऐसे लिखना है, कैसे कंक्लूड करना है, कैसे कंक्लूड इन सब चीज़ों को करना है, किस तरह से आप लोगों को फॉर्मेटिंग वगैरह वो सब चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से बताई जाएगी। इसके अलावा गाइज यहाँ पर डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी और इस पर साथियों 77% का भारी भरकम डिस्काउंट चल रहा है अभी। क्लियर? तो जल्दी से आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो डिस्काउंट है ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला। 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। क्लियर? अब बात करूं अगर ये बैच स्टार्ट कब से हो रहा है, तो गाइज ये हो रहा है 5 सितंबर से ये बैच शुरुआत हो रहा है, आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? इसके अलावा साथियों अगर आपको ये 77% का डिस्काउंट चाहिए तो आप लोगों को हमारा कोड यूज करना है ED400। ये वाला कोड आपको यूज करना है। जब आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर गाइज? तो ध्यान रखिएगा, कोड आपको ये यूज करना, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो ये वाला कोड आपको जरूर यूज करना है। इसके अलावा और सारी जानकारियों के बारे में आप लोग हमारे इस नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं गाइज। दूसरा जो हमारा बैच है वो समर्पण बैच। अगर आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये समर्पण बैच आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, बहुत ज़्यादा ये बेहतरीन एकदम शानदार बैच है। यहाँ पर आप लोगों को आरओ एआरओ की प्री और मेंस दोनों ही इसकी जो टॉपिक्स की दोनों ही फेजेस की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। ठीक है? और 300 घंटे का स्मार्ट कार्यक्रम है ये। प्रतिदिन 2 लाइव क्लासेज आपको मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेज भी आपको मिलेंगी और इसके अलावा सभी जो कक्षाएं वो आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा ये कराई जाएंगी। क्लास का माध्यम की बात करें तो देखिए हिंदी और इंग्लिश में ये क्लास का मीडियम है। साप्ताहिक मूल्यांकन आपको कराया जाएगा। ठीक है? तो याद रखिएगा इस चीज़ को। और इस पर भी साथियों 77% का डिस्काउंट चल रहा है 31 अगस्त तक। अब इस बैच की अगर मैं बात करूं गाइज ये कब से शुरू हो रहा है, तो गाइज ये भी 5 सितंबर से ये बैच शुरू हो रहा है। डिस्काउंट जो 77% है इसके लिए आप लोगों को कोड यूज करना है ED400। क्लियर दोस्तों? तो ये वाला कोड आप लोगों को यूज करना है, ध्यान रखिएगा। जब आप ED400 इस कोड को यूज करेंगे तो गाइज आप लोगों के लिए डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा और बाकी की इसमें और अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे इन नंबर्स पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं 7011127226। क्लियर? तो चलिए साथियों जल्दी से अब आप लोग शेयर कर दीजिए और हम अब अपना जो है सेशन शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ में। देखिए गाइज, जो हमारा पहला सवाल है वो है इंटरनेशनल डॉग डे 2022। बिल्कुल, अब आप कहेंगे क्या ये भी इंपॉर्टेंट है क्या? डॉग डे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब की बार इसलिए इंपॉर्टेंट है गाइज ये, क्योंकि देखिए अभी जो हाल ही में कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने जो मन की बात करी थी, और मन की बात जो कार्यक्रम होता है आप लोगों को पता होगा, मन की बात होती है उसमें प्रधानमंत्री की,
है ना। तो उस मन की बात में प्रधानमंत्री ने कुछ डॉग्स की जो ब्रीड्स था उन ब्रीड्स के नाम लिए थे, यानी डॉग्स के बारे में बताया था। तो आप लोग इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता। अब की बार सवाल यहाँ से बन सकता है इंटरनेशनल डॉग डे के बारे में, क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा इनका जिक्र किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कब मनाया जाता है ये अब की बार जो साथियों 26 अगस्त को ये मनाया जाता है। आप लोगों को याद रखिएगा इनका, क्योंकि डॉग्स अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता होगा डॉग स्क्वाड होता अलग अलग से होता है, फोर्सेज में, पुलिस में, है ना, अलग अलग। हमारे जो सशस्त्र वाले उनके पास में अलग से डॉग स्क्वाड होता है, और इनकी जो सूंघने की क्षमता होती है गाइज वो मनुष्यों की तुलना में 40 गुना ज़्यादा होती है। कब शुरुआत हुई थी इसकी? इस डॉग की शुरुआत, इसके डेज की शुरुआत साथियों, अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस की शुरुआत 26 अगस्त 2004 को पहली बार करी गई थी। 26 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस मनाया जाता है, ये हमने बात कर ली। इसके अलावा कुत्तों का इस्तेमाल ड्रग्स की पहचान करने में, मर्डर केस की जांच करने में बहुत ज़्यादा ये रोल प्ले करते हैं गाइज। ठीक है, कुत्तों के कानों को नियंत्रित करने वाली जो 18 मांसपेशियां होती हैं, और कुत्ते की उम्र 10 से 15 साल होती है, लेकिन उनका दिमाग जो होता है ना वो 2 साल के बच्चे जितना होता है। ठीक है, जैसा जितना दिमाग एक 2 साल के बच्चे में होता है उतना ही दिमाग इन कुत्तों में होता है। क्लियर? तो चलिए ये सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस करी। अब आगे चलते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज मैंने यहाँ पर रखे हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। ये सभी डेज आप लोगों के एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिए यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस 24 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व गुजराती भाषा दिवस ये भी 24 अगस्त को ही मनाया जाता है। गुजराती भाषा दिवस कवि नर्दम की जयंती पर मनाया जाता है, जिन्होंने गुजराती भाषा को, इनके गुजराती भाषा के निर्माता, साहित्य के निर्माता इनको माना जाता है, और इन्हीं को ये श्रेय दिया जाता है गुजराती भाषा का। विश्व जल सप्ताह 23 अगस्त से 1 सितंबर तक ये मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन स्मृति दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन्स डे 21 अगस्त को, और विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को। विश्व मानवतावादी दिवस ये गाइज ये है 19 अगस्त को मनाया जाता है। आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट हमारा सवाल है वो है, हाल ही में किसने अ न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 नामक पुस्तक का विमोचन किया है? यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति और अभी नए राष्ट्रपति कौन है, जल्दी से आप लोग आंसर करिए नीचे कि नए राष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति भारत के कौन हैं? वेंकैया नायडू जी हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हैं ये, और इनके द्वारा ये जो अ न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 ये बुक इन्होंने विमोचन करी है। किसकी बुक है? देखिए जो हमारे अरुण जेटली थे पूर्व वित्त मंत्री, उनके द्वारा उनके जो उनके काम थे उन सब के बारे में इसमें लिखा गया है। 2014 से 2019 के बीच में वो मिनिस्टर रहे थे, तो उनकी जो मिनिस्टर्स की एक पारी थी कह सकते हैं उनको, मतलब मिनिस्टर के दौरान जब वो मिनिस्टर थे मिनिस्ट्री में, उनके द्वारा जो भी कुछ काम किए गए थे वो सभी इसमें बताया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों का इसमें जिक्र किया गया है, जीएसटी वगैरह ये सब चीज़ें, कश्मीर का इश्यू भी है इसमें, तो ये सब चीज़ें इसके बारे में बताया गया है। वेंकैया नायडू जी ने इनको इस पुस्तक को विमोचन किया है। इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, अ न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 ये पुस्तक का विमोचन किसने किया? वेंकैया नायडू ने। और इसमें क्या बताया गया है? इसमें जेटली जी के कार्यों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है जब वो वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री थे। ठीक है, इनको जो पद्म विभूषण भी प्राप्त हुआ था अरुण जेटली को, उनके चुनिंदा लेख इसमें संकलित हैं। क्लियर? आप लोगों को याद रखना है। और इसके अलावा 2014 से 2019 तक भारत सरकार के ये वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री रहे थे। इस पुस्तक में जीएसटी, डिमोनिटाइजेशन, कश्मीर, इन सभी के बारे में विस्तार से इसमें वर्णन किया गया। जो भी सोच रही थी अरुण जेटली की, या उन्होंने अलग अलग जो लेख लिखे थे, क्योंकि वो लिखते भी थे ना न्यूज़पेपर्स में, है ना, तो आर्टिकल्स जो थे उनके, उन सभी का इसमें संकलन किया गया। आप लोगों को याद रखना है। तो ये सारी बातें हमने इस पुस्तक के बारे में बात करी, अ न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं और कुछ जो हाल फिलहाल में जो किताबें जो न्यूज में रही हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। क्लियर? तो देखिए जो साथियों पहली पुस्तक है वो ये है लॉकडाउन लिरिक्स। इंपॉर्टेंट है ये। इसको हाल ही में ओडिशा के जो सीएम हैं नवीन पटनायक, उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया है। और इसको लिखा किसने गया है? इसको लिखा है संयुक्ता दास के द्वारा। आप लोगों को याद रखना है, संयुक्ता दास ये जो कवियत्री हैं इनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल। गाइज ये बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल
ये जो पुस्तक है ये आराधना जौहरी, ये आईएएस ऑफिसर हैं और उत्तराखंड बैच की ये आईएएस ऑफिसर हैं, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। इसमें क्या वर्णन किया गया है, इसमें देखिए जो उत्तराखंड के जो मंदिर हैं, टेम्पल्स, उन टेम्पल्स का इसमें वर्णन किया गया है। आप लोगों को याद रखना, रेत समाधि बहुत इंपॉर्टेंट है अब की बार आप लोगों के एग्जाम के लिए। क्लियर? क्यों? क्योंकि इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है गीतांजलि श्री को। ये गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई थी रेत समाधि, और इसका जो इंग्लिश वर्जन है उसका नाम है टॉम्ब ऑफ द सैंड। इसी को ही टॉम्ब ऑफ द सैंड इसको जो है मिला है मेन बुक, मतलब अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। इंपॉर्टेंट ये है कि जो रेत समाधि है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया था? तो गाइज ये किया गया था डेजी रॉकवेल के द्वारा। आप लोगों को इन दोनों का ही नाम याद रखना है। ट्रांसलेटर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये जो इनके लेखक हैं। तो किसने इसको ट्रांसलेट किया है? डेजी रॉकवेल। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमेय। हाल ही में ये प्रमेय पुस्तक इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि भगवंत अनमोल के द्वारा इसको लिखी गई है, और भगवंत अनमोल को प्रमेय के लिए ही साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार मिला है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, कल ही हमने डिस्कस किया था। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार किसको मिला 2022 का? वो मिला है भगवंत अनमोल को, और प्रमेय इनकी पुस्तक है, इस पुस्तक के लिए मिला है। मैं तो यहाँ हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। रामदरस मिश्र की ये किताब है। किताब क्या, ये कविता संग्रह है इनका, रामदरस मिश्र का, और इनको 31वां सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है इसी पुस्तक के लिए। सारी ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें गाइज ये जो अब की बार ये जो आज मैंने शामिल करी है। नेक्स्ट है बिकमिंग। बिकमिंग भी बहुत फेमस रही है इनकी, मिशेल ओबामा की। कौन है ये बराक ओबामा की पत्नी है। और नेक्स्ट द लाइट वी कैरी, ये भी हाल ही में न्यूज में थी, तो ये भी मिशेल ओबामा की है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी ही किताबें, आप लोगों को याद रखना है। द लाइट वी कैरी हो या फिर मैं तो यहाँ हूँ, ये रामदरस मिश्र की है, इनको 31वां सरस्वती सम्मान मिला है। प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवंत अनमोल को साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार मिला है प्रमेय के लिए। रेत समाधि बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है गीतांजलि श्री को रेत समाधि के लिए। मतलब एक्चुअली में पुस्तक तो टॉम्ब ऑफ द सैंड के लिए मिला, लेकिन रेत समाधि पूछा जा सकता है क्योंकि जो टॉम्ब ऑफ द सैंड है वो रेत समाधि का ही इंग्लिश ट्रांसलेट वर्जन है। ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो इंग्लिश में ही जो लिखी गई पुस्तक है, जो इंग्लिश मतलब पुस्तकों की मिलता है, इंग्लिश भाषा को ही मिलता है। उसी प्रकार बियॉन्ड द मिस्टी वेल, लॉकडाउन लिरिक्स, ये सभी इंपॉर्टेंट किताबें गाइज। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल है गाइज, हाल ही में 31वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो 31वां व्यास सम्मान भी दे दिया गया, और ये दिया गया किसको? यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इनका नाम है डॉक्टर असगर वजाहत, और इनकी उपन्यास है साथियों, ये नोवेल जो है इनका महाबली। महाबली के लिए दिया गया, आप लोगों को याद रखना है। तो महाबली इस किताब का नाम भी याद रखना आप लोगों को, उपन्यास का। और किसने लिखा है इसको? डॉक्टर असगर वजाहत। ये असगर वजाहत हैं, और इनको मिला है 31वां व्यास सम्मान इस किताब के लिए। कौन सी किताब के लिए? महाबली उपन्यास के लिए, आप लोगों को याद रखना है। इसके बारे में और डिटेल से बात करें तो देखिए, ये हिंदी के जाने माने लेखक है गाइज, और डॉक्टर असगर वजाहत को 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। महाबली में क्या है? ये नाटक या उपन्यास हम कह सकते हैं, नाटक है ये। इसमें देखो मुगल सम्राट अकबर और कवि तुलसीदास पर इसमें केंद्रित है ये पूरा ही नाटक इनका, और इसके लिए इनको मिला। ध्यान रखिएगा, किताब का नाम आप लोगों को याद रखना है, महाबली। व्यास सम्मान भारत में एक हिंदी साहित्यिक पुरस्कार है, और पहली बार इसको कब शुरू किया गया था? 1991 में शुरू किया गया था के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। प्रतिवर्ष ये के बिड़ला फाउंडेशन, ये नाम भी आप लोगों को याद रखना है, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और कितना इसमें पुरस्कार दिया जाता है? 4 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। देखिए कितने रुपए दिए जाते हैं ये मैटर नहीं करता, क्योंकि पुरस्कार ही अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी को पुरस्कार मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है ना। उसमें कितने रुपए मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है, पुरस्कार मैटर करता है। क्लियर? चलिए, तो ध्यान रखना है आपको को के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है व्यास सम्मान। 31वें व्यास सम्मान को घोषित कर दिया गया है। किसको दिया गया? महाबली पुस्तक को दिया गया है। वजाहत, ध्यान रखना है आपको, है ना, डॉक्टर असगर वजाहत को। चलिए, क्लियर सारी बातें। अब चलिए अब आगे चलते हैं, और कब हम जो अपने महत्वपूर्ण पुरस्कारों को देख लेते हैं जो हाल फिलहाल में न्यूज में रहे। देखिए, साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार, अभी मैं जिक्र कर रहा था इसका, तो ये हिंदी का किसको दिया गया है? साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2022 का हिंदी भाषा का दिया गया भगवंत अनमोल को। कौन सी पुस्तक? प्रमेय के लिए। पुलित्जर पुरस्कार भी न्यूज में था, कल परसों ही हमने डिस्कस किया था। तो पुलित्जर पुरस्कार 2022 ये दिया गया गाइज फेमिदा अजीम को। बांग्लादेश की रहने वाली हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर? और बांग्लादेश मूल की, अमेरिका में रहती हैं, इनसाइडर पत्रिका में काम करती हैं। इनसाइडर मैगजीन जो कि ऑनलाइन मैगजीन है अमेरिका की, तो उसमें काम करती हैं, और इसलिए इनको रिपोर्टिंग करने के लिए इनको दिया गया, सचित्र रिपोर्टिंग के लिए इनको दिया गया। आप लोगों को याद रखना सारी बातें।
लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नरेंद्र मोदी को दिया गया है। आज जो जितने भी मैंने सवाल लिए हैं महत्वपूर्ण सवालों में सब जहर सवाल है, कतई जहर, बिल्कुल छपने वाले सवाल हैं सब, ठीक है, चाहे ये हो कोई से भी सवाल के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो। नेक्स्ट 31वां सरस्वती सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट, रामदरस मिश्र को दिया गया है। किस किताब के लिए? मैं तो यहाँ हूँ, इनकी जो कविता संग्रह है इसके लिए दिया गया है, मैं तो यहाँ हूँ, रामदरस मिश्र को। नेक्स्ट है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये दिया गया है नीलमणि फुप्पड़ को, और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है दामोदर मौजा को। दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, 56वां भी और 57वां भी। नेक्स्ट साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 का हिंदी किसको दिया? ध्यान रखिएगा, साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 हिंदी दया प्रकाश सिन्हा को, जबकि साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार अब की बार हिंदी का भगवंत अनमोल को। क्लियर सारी बातें। और जो प्रीतिजर पुरस्कार है, प्रीतिजर, ये दिया गया है फ्रांसिस कैरे को। दोनों में अंतर है, पुलित्जर पुरस्कार भी और प्रीतिजर पुरस्कार भी। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, जबकि प्रीतिजर पुरस्कार ये दिया जाता है आर्किटेक्चर के लिए। क्लियर सारी बातें। तो आप लोगों को याद रखना है, फहमीदा अजीम का नाम याद रखना है, पुलित्जर पुरस्कार दिया गया, भगवंत अनमोल का नाम याद रखना है, इनको साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार दिया गया है हिंदी भाषा का। और मैं तो यहाँ हूँ किसकी पुस्तक है? रामदरस मिश्र की। नीलमणि फुप्पड़ को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 हिंदी भाषा का दिया गया। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं और अपना नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इंपॉर्टेंट है ये भी, IMF बॉडी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है गाइस। IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस ये किसे नियुक्त किया गया है? अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमारे पूर्व आर्थिक सलाहकार हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को IMF में साथियों कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, और इन्होंने जो जगह ली है ये ली है सुरजीत भल्ला की। क्लियर सारी बातें। चलिए आंसर बी है इसका। इनके बारे में और डिस्कस करें तो देखिए, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। इनको अब IMF में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल दोस्तों नवंबर 2000 सॉरी इनका कार्यकाल नवंबर 2022 से शुरू होकर 3 साल की अवधि तक जारी रहेगा। क्लियर। और इनके बारे में देखें, देखिए ये IMF में भारत के वर्तमान कार्यकारी निदेशक कौन है? सुरजीत भल्ला, उनकी जगह लेंगे। कब से शुरू हो रहा है इनका कार्यकाल? नवंबर 2022 में इनका कार्य शुरू होगा कार्यकाल, और 3 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। सुब्रमण्यम साथियों ये जो 2018 और 2021 के बीच में वित्त मंत्रालय में सबसे कम उम्र के मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। आप लोगों को इनका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम आपके एग्जाम के लिए। IMF में कार्यकारी निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया 3 साल की अवधि के लिए। नवंबर 2022 में इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा और सुरजीत भल्ला का ये स्थान लेंगे। सारी बातें आप लोग याद रखिएगा इनके बारे में, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के बारे में। क्लियर। चलिए अब आगे हम अपने, ये IMF की बात हो रही है तो चलिए IMF के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है ये बॉडी भी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? इसका मुख्यालय साथियों वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य में, यानी कि US के वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होता है, और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही इसको जो है स्थापित किया जाता है इस विश्व बैंक के साथ में। नेक्स्ट 27 दिसंबर 1945 को भारत समेत 29 देशों ने मिलकर के औपचारिक रूप से IMF का गठन किया था। आप लोगों को याद रखना है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना की घोषणा कर दी जाती है, जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हो जाती है, लेकिन इसका गठन होता है 27 दिसंबर 1945 को। आप लोगों को याद रखना है, भारत समेत 29 देश इसको गठन को, इस पर हस्ताक्षर वगैरह करते हैं इसका और गठन कर देते हैं। अभी जो इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर ये कौन है? ये है क्रिस्टलिना जियोर्जीवा, इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। कुल सदस्य देश 190 हैं, और नवीनतम कौन है? एंडोरा इसका नवीनतम सदस्य देश है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है सदस्य राष्ट्रों, इसका कार्य क्या है इसके? देखिए अगर कार्यों की बात करें हम IMF के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके जो कार्य हैं वो साथियों कि जो इसके सदस्य देश हैं उनकी वैश्विक, उनकी आर्थिक स्थिति पर दृष्टि रखना, उनके लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करना। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर हैं, एक्सचेंज रेट हैं, एक्सचेंज रेट्स को स्टेबल रखना, स्थिर रखना, और इसके साथ साथ विकास को सुगम करने में सहायता करना देशों की। ये इसके उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, कार्य हैं। यहाँ पर आप इसका लोगो देख सकते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। चलिए आगे चलते हैं और हम अब जो अपना महत्वपूर्ण सवालों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए IMF का
नवीनतम सदस्य कौन है? तो साथियों आईएमएफ का नवीनतम सदस्य देश एंडोरा है 190 190वां। आप लोगों को याद रखना है आईएमएफ का 190वां सदस्य देश कौन है? एंडोरा। आईएमएफ और किस संस्था को ट्विन सिस्टर कहा जाता है या ट्विन बॉडी? तो ध्यान रखिएगा ट्विन्स बॉडी इनको कहा जाता है विश्व बैंक और आईएमएफ। विश्व बैंक और आईएमएफ को क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि गाइज जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में, उसमें विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों की ही स्थापना एक साथ में करी जाती है। क्लियर? नेक्स्ट है आईएमएफ की मुद्रा। आईएमएफ की मुद्रा एक्चुअली मुद्रा नहीं है वो, लेकिन एक स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसको फुल फॉर्म है एसडीआर। एसडीआर ये पेपर मनी है, पेपर गोल्ड, इसको जो है पेपर गोल्ड भी बोला जाता है। एक्चुअली में कोई फिजिकल मुद्रा नहीं है, जैसा आप लोग हम लोग जो है नोट अपने जो इंडियन करेंसी है उसके नोट हाथों में ले सकते हैं ना, वैसी कोई करेंसी नहीं है ये ओनली एक तरह से डिजिटल करेंसी है, केवल और केवल। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। एसडीआर में कितने देशों की मुद्रा शामिल है? तो यहाँ इसमें साथियों एसडीआर में 5 देशों की मुद्रा शामिल है। अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, यूरो, ब्रिटिश पाउंड और चीनी रेनमिनबी। तो आप लोगों को याद रखना जो एसडीआर की बास्केट है इसमें 5 देशों की मुद्राएं शामिल हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और हमारे जो 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? ये हुए जस्टिस यू ललित। आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? और आज ये शपथ भी ले रही हैं, आज 27 तारीख है। आईएमएफ का नवीनतम सदस्य देश ये एंडोरा। सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस करी इनके बारे में। चाहे देखो आप लोगों को याद रखना है एंडोरा के बारे में, एसडीआर के बारे में इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुकी है यूपीपीसीएस भी इसको, और बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है एसडीआर। 5 करेंसी है इसमें 5 देशों के, अमेरिकी डॉलर, चीनी येनमिनबी, मतलब चीनी रेनमिनबी, ब्रिटिश पाउंड, यूरो और येन, ये सभी। और हमारे जो 49वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू ललित। क्लियर? एनवी रमना की जगह ले रहे हैं, आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब हम अगला अपना सवाल देख लेते हैं। पहला, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट पहला है ये, ठीक है, फर्स्ट है। खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट 27 अगस्त 2022 आज से ही ये शुरू हो रहा है। और किस राज्य से शुरू होने वाला है ये आपको बता रहा है, मतलब आपको बताना है कि किस राज्य से ये शुरू होने जा रहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो देखिए यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा सही ढंग से, ये देखो भैया बड़ी इमेज है यहाँ पर। पहला यानी कि फर्स्ट खेलो इंडिया विमेंस जूडो लीग ईस्ट जोन 27 अगस्त से 31 अगस्त तक ये चलेंगे। और 4 एज ग्रुप में जो है इसको डिवाइड किया गया, यानी 4 एज ग्रुप्स के प्लेयर्स इसमें भाग लेंगे। 12 से 15 ईयर्स के यानी कि सब जूनियर्स, 15 से 20 ईयर्स के जूनियर्स, 15 से 17 ईयर के कैडेट और 15 और उससे अबव सीनियर्स। तो ध्यान रखिएगा एंट्री फी कोई भी नहीं है, इसकी फ्री एंट्री है। और लोकेशन SAINCOE गुवाहाटी। देखिए शुरुआत कहाँ से हो रही है आप लोग अब यहाँ देखिए, इसमें पूछा आपको कि किस राज्य से शुरू हो रहे हैं, तो ये शुरू हो रहे हैं गाइज असम से। असम का जो गुवाहाटी क्षेत्र है, गुवाहाटी जिला, गुवाहाटी से शुरू हो रहे हैं। लेकिन गुवाहाटी में नहीं होंगे, 4 जगह होंगे असम के अलावा, और 3 जगह और होंगे। ये कहाँ पर? केरल और इसके अलावा त्रिशूर, ठीक है, मतलब केरल में त्रिशूर, देहरादून, उत्तराखंड में देहरादून और गुजरात, और इसके अलावा गुवाहाटी से शुरू होंगे। आप लोगों को याद रखना है। ध्यान देखो इंपॉर्टेंट ये है, शुरुआत तो हो रही है इनकी गुवाहाटी से, तो उसके बाद में अलग अलग जगह पर होंगे, ये ध्यान रखना है। पहले गुवाहाटी में, फिर त्रिशूर, देहरादून, गुजरात, इस तरह से होंगे। 27 अगस्त से शुरू 2022 से शुरू हो रहे हैं। और जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी वो 20 से 23 अक्टूबर तक चलेगी। 20 से 23 अक्टूबर के बीच में नई दिल्ली में होगी, आप लोगों को याद रखना है, KD जाधव इंडोर स्टेडियम। टूर्नामेंट के दौरान 4 आयु वर्ग के प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे। और टूर्नामेंट में पुरस्कार की राशि कितनी होगी? 48 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाएगी। तो सारी बातें आप लोगों को याद रखना है। पहला है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है, महिला जूडो टूर्नामेंट खेलो इंडिया, ठीक है। खेलो इंडिया और भी गेम्स हो चुके हैं, चाहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो, यूनिवर्सिटी गेम्स हो, तो कई गेम्स हो चुके हैं। अब इसका नाम याद रखना आप लोगों को, पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट 27 अगस्त 2022 से शुरू हो रहा है, मतलब आज से ही ये शुरू हो चुका है। और गुवाहाटी, त्रिशूर, देहरादून और गुजरात में ये खेले जाएंगे। राष्ट्रीय प्रतियोगिता 20 से 23 अक्टूबर तक चलेगी। और नई दिल्ली के KD जाधव इंडोर स्टेडियम में टूर्नामेंट के दौरान 4 आयु वर्ग के प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे, जूनियर, सब जूनियर, कैडेट और सीनियर्स। 48 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ये बात करी साथियों हमने इस टूर्नामेंट के बारे में। अब हम आगे चलते हैं और अगले अपने जो महत्वपूर्ण सवाल हैं इनको देख लेते हैं। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कहाँ पर हुए? हरियाणा में हुए थे। इसका अगर शुभंकर की बात करूं तो शुभंकर क्या था इसका जो शुभंकर था साथियों वो था धाकड़, आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा
इसमें टॉप पर कौन रहा है मेडल लिस्ट में? तो साथियों सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा ने जीते हैं, आप लोगों को ये भी आप लोगों को याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। गाइज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये बेंगलुरु में हुए, ठीक है। और इसमें जो टॉप यूनिवर्सिटी, चलो शुभंकर की बात करते हैं इसका जो शुभंकर है साथियों वो है, इसका जो शुभंकर वो है वीरा, इसका शुभंकर वीरा था। और टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी रही है? सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं जैन यूनिवर्सिटी ने। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट है, ये सारी बातें हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में देखी। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? हरियाणा। तो आप लोगों को याद रखना है गाइज, सीनियर राष्ट्रीय पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप का विजेता हरियाणा रहा है। नेक्स्ट है महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022, ये हुए थे गाइज न्यूजीलैंड में। विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता था। आप लोगों को याद रखना है कौन था विजेता? ऑस्ट्रेलिया विजेता था। और किसको हराया था? उपविजेता कौन था? यानी कि इंग्लैंड उपविजेता था। ये भी सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट निखत जरीन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गाइज, इस पर तो आप लोग बेसिक से स्टार बना लीजिएगा, क्योंकि देखो जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन, ये बॉक्सिंग की खिलाड़ी है, पहली चीज़ आप लोग याद रखिएगा। किसकी खिलाड़ी है? बॉक्सिंग की खिलाड़ी है। कहाँ की रहने वाली है? निखत जरीन तेलंगाना की रहने वाली है ये। तो इसके अलावा जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। और जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं अभी फिलहाल, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने क्या जीता है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी साथियों इन्होंने, निखत जरीन ने गोल्ड जीता है। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। मनीषा कल्याण भी इंपॉर्टेंट है। मनीषा कल्याण क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए जो इंडियन जो फुटबॉल फेडरेशन है उन्होंने इसको फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? विमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर। तो वो मनीषा कल्याण को ही चुना गया है, आप लोगों को याद रखना है, विमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर। क्लियर सारी बातें। चलिए विमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है? तो 2021-22 के लिए मनीषा कल्याण चुना गया। निखत जरीन आप लोगों को याद रखना है, बॉक्सिंग इनका खेल है और तेलंगाना की रहने वाली हैं। गोल्ड जीता इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी। महिला क्रिकेट वर्ल्ड इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड में हुआ था। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप का विजेता हरियाणा रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में हुए थे और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बेंगलुरु में हुए थे। ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। चलिए साथियों, ये हमारे कोर्स हैं स्मार्ट कोर्सेज। अगर अभी तक आप लोगों ने इनको अपने आप को इनरोल नहीं कराया है तो इसमें इनरोल करा लीजिएगा। 77% का भारी भरकम डिस्काउंट चल रहा है और ED400 आप लोगों को कोड यूज करना, तभी आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। समझ में आया ना? जब आप लोग ED400 इस वाले कोड को यूज करेंगे गाइज, तभी आप लोगों को क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। इसका 77% का भारी भरकम डिस्काउंट है और फ्लैश सेल चल रही है अभी आपके लिए। लोएस्ट प्राइस है अब तक का, लाइफ टाइम होती है ये एक बार, तो याद रखिएगा, ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। 31 अगस्त तक ये ऑफर चल रहा है अभी। कब तक? 31 अगस्त तक। और अब मैं इन बैचेस की अगर बात करूँ कि कब से शुरुआत होंगे, तो आप लोगों को याद रखना जो बैच स्टार्ट होगा साथियों वो होगा 5 सितंबर से, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और कोड यूज करना आपको ED400। मिशन SDM 2.0 की बात करूँ तो ये अगर आप PCS की तैयारी कर रहे हैं तो PCS की तैयारी के लिए मिशन SDM 2.0 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। और यहाँ पर आप लोगों को लिए प्रीलिम्स और प्रीलिम्स के अलावा मेंस और मेंस के अलावा इंटरव्यू, इन तीनों ही चीज़ों की आप लोगों को तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। क्लियर। और इसमें यहाँ पर आप लोगों के टेस्ट भी होंगे डेली बेसिस पर। मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको डेली कराई जाएगी। GS 1, 2, 3, 4 चारों पेपर्स की आप लोगों को शानदार तैयारी कराई जाएगी एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा। और इसके अलावा जनरल हिंदी और इंटरव्यू की भी आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी। प्रीलिम्स की बात करूँगा इसमें, तो प्रीलिम्स में GS पेपर 1 मतलब प्रीलिम्स का जो पेपर 1 है और पेपर 2 दोनों की ही आप लोगों को यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। नेक्स्ट हमारा बैच है साथियों समर्पण बैच। समर्पण बैच किस लिए है? अगर आप RO और ARO की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि RO ARO की भी वैकेंसी साथियों आने वाली हैं, तो आप लोगों को याद रखना है ये सभी चीज़ें। और यहाँ पर समर्पण बैच में आप लोगों के लिए साप्ताहिक मूल्यांकन भी कराया जाता है और बैच दोनों ही इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम्स में है। प्रतिदिन लाइव क्लासेज आप लोगों के लिए होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगी और एवेल्युएशन आप लोगों की कराई जाएगी। बैच 5 सितंबर से शुरू हो रहा है साथियों और 31 अगस्त ये इसकी लास्ट डेट है डिस्काउंट के लिए। अगर आपने मन बना लिया है तो जल्दी से इसको परचेज कर लें, इनको जल्दी से जुड़ जाएं, एनरोल करा लें अपने आप को, नहीं तो फिर ऑफर चला जाएगा तो फिर आप लोग भारी भरकम राशि पे करनी पड़ेगी आप लोगों के लिए। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। चलिए ये हमारे कोर्सेज़ के बारे में जानकारी। इसके अलावा और जानकारी अगर आप चाहते हैं तो इन नंबर्स पर आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं।
अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल है गाइज वो है हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप देख रहे हैं ये DRDO के अब नए अध्यक्ष बन गए हैं और इनका नाम है डॉक्टर समीर वी कामत। इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर ए, डॉक्टर समीर वी कामत को साथियों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष चुन लिया गया है। DRDO के बारे में बात करें, देखिए DRDO की इसकी जो स्थापना होती है गाइज वो 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है और हेडक्वार्टर इसका DRDO भवन नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अब जो है अध्यक्ष वो हैं समीर वी कामत। काम क्या है, काम इसका मिलिट्री से संबंधित जो डिफेंस से संबंधित इक्विपमेंट पर रिसर्च करना डेवलपमेंट करना ये इसका काम है। तो आप लोगों को याद रखना है ए इसका आंसर है, डॉक्टर समीर वी कामत। इंपॉर्टेंट है ये। और इनको जो अब नियुक्त कर लिया गया और ये किसकी जगह लेंगे, ये लेंगे साथियों डॉक्टर जी सतीश रेड्डी की ये जगह लेंगे। और अब जो जी सतीश रेड्डी जो पहले DRDO के अध्यक्ष थे इनको रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। तो आप लोगों को एक सवाल ये भी याद रखना है कि रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। इससे पहले देखिए जो डॉक्टर कामत थे वो जुलाई 2017 से DRDO में नेवल सिस्टम्स एंड मटेरियल्स के महानिदेशक भी थे। नेवल सिस्टम्स एंड मटेरियल्स के महानिदेशक भी ये रह चुके हैं। तो ये हमने बात करी DRDO के नए अध्यक्ष के बारे में। अब ये DRDO की बात हमने कर ही ली है वैसे तो, पर आप कुछ और चीज़ें और जान लीजिए। देखिए ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आती है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। क्या काम है इसका, इसका काम है मिलिट्री से संबंधित रिसर्च करना डेवलपमेंट करना। हेडक्वार्टर DRDO भवन नई दिल्ली में है। 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना करी जाती है। और आदर्श वाक्य जो है वो इसका याद रखना है आप लोगों को। इसका आदर्श वाक्य गाइस बलश्य मूल्यम विज्ञानम, आदर्श वाक्य भी पूछ लिया जाता है आपसे। अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर। चलिए अब ये हमने DRDO के बारे में भी बात करी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। बलस्य मूलम विज्ञानम इसका आदर्श वाक्य ध्येय वाक्य है। अब ये जो कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं हाल फिलहाल में जो न्यूज में रही हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, तो चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। सेबी की अध्यक्ष किसे नहीं, क्योंकि देखो ये सवाल साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बनते हैं पेपर में, है ना। तो इसीलिए इस चीज़ पर फोकस किया जाता है यहाँ पर, ताकि आपका कोई भी सवाल गलत ना हो और आपके साथ ही साथ रिवीजन भी रह जाए। क्योंकि हम होता क्या है, अब मान लो जो 2-3 महीने पहले कोई नियुक्ति हुई है, जैसे ONGC की पहली महिला अध्यक्ष, ये जनवरी फरवरी की न्यूज़ है, तो अब आप भूल चुके होंगे। ये इस चीज़ को रिवाइज करने के लिए मैं यहाँ पर इनको लेकर के आता हूँ और सवाल यहाँ से बनते ही बनते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ से ये भी होता है क्योंकि आपको दिमाग में चीज़ें रहती हैं और सवाल गलत करने की गुंजाइश नहीं रहती है इससे। चलिए सही करने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा रहती है। सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच पहली महिला अध्यक्ष हैं सेबी की। CSIR की पहली महिला महानिदेशक नल्ला थम्बी कलाईसेली भी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। CSIR की फुल फॉर्म क्या है, CSIR की फुल फॉर्म है गाइज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद को नियुक्त किया गया है। अल्पसंख्यक आयोग जो माइनॉरिटी कमीशन है गाइज, उसके अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा को नियुक्त किया गया है। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल और UPSC के अध्यक्ष मनोज कुमार सोनी, आप लोगों को याद रखना है। IRDAI के अध्यक्ष साथियों ये हैं देवाशीष पांडा। कौन है, देवाशीष पांडा, आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं और ये सारी बातें हमने इस अपनी जो नियुक्तियां थी हमारी हाल फिलहाल में जो न्यूज में रही हैं उनके बारे में डिस्कस करिए। अब आगे देख लेते हैं हम जो अपना अगला सवाल इंपॉर्टेंट है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थल को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। अब यूपी में आप बताइए इत्र के लिए कौन सा जिला फेमस है, तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में सही बिल्कुल एकदम सही आया है कन्नौज। तो राइट आंसर इसका कन्नौज। यहां पर आप देख भी सकते हैं कन्नौज को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी सरकार। आप लोगों को याद रखना है। देखिए वन जो डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट ODOP है ना, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP के तहत इसको इत्र पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जा रहा है। किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। गाइज उत्तर प्रदेश की अगर बात करें हम दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्नौज को, यहाँ पर आप कन्नौज इस यूपी का मैप देख सकते हैं, कन्नौज को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इस पहल के तहत सरकार दिसंबर 2022 में यहाँ पर एक मेला भी, इंटरनेशनल इत्र मेले का भी आयोजन करेगी। इंटरनेशनल, जहाँ पर आपको इत्र मिलेंगे। इंटरनेशनल इत्र मेले आपको सिखाया जाएगा कि इत्र कैसे बनता है, क्या क्या इसमें मिलाया जाता है, सब चीज़ें।
तो कन्नौज में ये आयोजन होगा इंटरनेशनल इत्र मेले का। कब? दिसंबर 2022 में। जिले में बन रही इत्र पार्क भी बन रहा है, ये नवंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा। और कन्नौज का जो इत्र है साथियों, वो सरकार की एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत आता है। यूपी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूपी का मैप, ये है इधर अपने इंडिया और यहाँ पर यूपी है। यूपी का ये जो जिला देख रहे हैं ये कन्नौज है। 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और योगी आदित्यनाथ सीएम हैं। आनंदीबेन पटेल इसकी जो है, आनंदीबेन पटेल कौन है? ये इसके गवर्नर हैं। और 403 विधानसभा की सीटें हैं और 80 लोकसभा की सीटें हैं। इसके अलावा 31 राज्यसभा की सीटें हैं और 100 विधान परिषद की सीटें हैं। तो ये सारी बातें हमने यूपी के बारे में डिस्कस करी। आप लोगों को याद रखना है यूपी के बारे में, राजधानी लखनऊ इसकी कैपिटल है, ठीक है, और इलाहाबाद में इसका हाई कोर्ट है। चलिए सारी बातें यूपी के बारे में डिस्कस कर ली, आगे चलते हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एक जिला एक उत्पाद के तहत फिरोजाबाद किस लिए फेमस है? तो गाइज यूपी का जो फिरोजाबाद है वो फेमस है कांच की चूड़ियों के लिए। आप लोगों को याद रखना है, कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, उसको सुहाग नगरी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो गाइज ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है और वो है लखीमपुर खीरी में। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट शहीद अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर, ये गोरखपुर में है, शहीद अशफाक उल्लाह खान। अच्छा मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि शहीद अशफाक उल्लाह खां किस लिए प्रसिद्ध हैं, कौन से एक्शन में ये फेमस है, कौन सा एक्शन इनके द्वारा कह सकते हैं किया गया था और जिसमें इनको फांसी दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है 1983 में। तो ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है, इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था 1983 में। और भारत का पहला ये साइट थी जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा। गाइस बुलंद दरवाजे का निर्माण ये फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा करवाया गया था, आप लोगों को याद रखना सारी बातें। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल है, एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 8 राज्यों से लगती है, वो उत्तर प्रदेश, और एक यूटी से लगती है, यूटी दिल्ली। तो आप लोगों को याद रखना ये सारी बातें यूपी के बारे में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में किसने ब्राजीलिया कहाँ पर है? ये ब्राज़ील की राजधानी है, ब्राज़ीलिया, ठीक है। ब्रासीलिया में भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक, ये भी याद रखना नंबर इसका, 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता किसने की है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पिक्चर, ये है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो एस जयशंकर ने ये ब्राज़ील के दौरे पर हैं और इन्होंने जो है यहाँ पर भारत और ब्राज़ील की जो संयुक्त आयोग की जो 8वीं बैठक है इसकी इन्होंने सह अध्यक्षता की अपने काउंटर पार्ट के साथ में। तो इनके जो यानी कि ब्राज़ील के जो विदेश मंत्री हैं इनका नाम है कार्लोस फ्रांका, इनके साथ में सह अध्यक्षता की है और 8वीं बैठक है, आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा क्या क्या बातों पर डिस्कशन हुआ यहाँ पर, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? तो देखिए व्यापार, निवेश, पेट्रोलियम, जैव ईंधन, खाद्य तेल, खनिज, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल, पारंपरिक चिकित्सा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृषि, पशुधन, अंतरिक्ष, रक्षा, आतंकवाद, इन सभी बातों पर, इन सभी मुद्दों पर यहाँ पर विस्तृत चर्चा हुई है, ठीक है, कि इन सभी मुद्दों के सामने, इन सभी के सामने जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपटा जाए। और बैठक के बाद में गाइज एक समझौते पर भी हस्ताक्षर करे हैं दोनों देशों ने, वो है प्रसारण और कराधान, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा टैक्सेशन पर और प्रसारण पर एक समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए हैं, ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। ब्राज़ील में एस जयशंकर ने यहाँ पर भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है। क्लियर? चलते हैं आगे और नेक्स्ट हम अपना जो ब्राज़ील का पहले मैप देख लीजिए आप लोग, फिर आगे चलेंगे। ब्राज़ील कहाँ पर है? ये एक सदर्न जो हमारा साउथ अमेरिका है उसमें एक कंट्री है, यहाँ पर आप ब्राज़ील देख सकते हैं और ये ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। क्लियर? यहाँ पर है रियो डी जेनेरियो, ये ब्राज़ील का मैप है। ये जो कुछ मतलब कंट्रीज़ हैं साउथ अमेरिका की देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, और ये 2 देश जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पराग्वे और बोलीविया। साउथ अमेरिका के केवल 2 ही देश हैं जो कि लैंडलॉक हैं। क्लियर? कौन कौन से हैं वो? ध्यान रखिएगा आप लोगों को, लैंडलॉक कंट्री कौन कौन सी हैं साउथ अमेरिका की? तो वो है साथियों ब्राज़ील और पराग्वे, आप लोगों को याद रखना है। क्योंकि देखिए लैंडलॉक कंट्री होती क्या है?
देखो लैंडलॉक कंट्री साथियों ऐसी होती हैं जिन कंट्रीज की बाउंड्री किसी भी सागर या महासागर से न लग रही हो। तो ध्यान रखिएगा, इनकी बाउंड्री आप लोग देख सकते हैं किसी भी सागर महासागर से नहीं लग रही है। यहाँ पर पैसिफिक ओशन है और ये अटलांटिक ओशन है। ये आप जो यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, ये निशान सा झील है, ये कौन सी, टिटिकाका झील है। और आप लोगों को याद रखना ये टिटिकाका झील कहाँ पर है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। और यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला इसी को बोला जाता है, एंडीज पर्वतमाला को। तो ये सारा हमने मैपिंग डिस्कशन किया, मैप रीड किया। अब आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट सवालों को देख लेते हैं। अमेजोन वनों का अधिकांश भाग किस देश में है? तो गाइज अमेजोन वन, ये जैसा कि आप जानते हैं ये ब्राजील में सबसे अधिक भाग है इसका, 60% अमेजन वनों का हिस्सा ब्राजील में आता है। ब्राजील में कॉफ़ी के बागानों को किस नाम से जाना जाता है? फेजेंडा के नाम से। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजोन है और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला गाइज ये है एंडीज। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, ब्राजील में सवाना घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? कैंपोस कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, अर्जेंटीना में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो अर्जेंटीना में गाइस घास के मैदानों को कहा जाता है पंपास। क्लियर सारी बातें? अब आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल हमने डिस्कस किए और अपना नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। हाल ही में FTX क्रिप्टो कप किसने जीता है? तो गाइज जो ये FTX क्रिप्टो कप है, यहां पर आप देख सकते हैं ये कौन है? ये तो है आर प्रज्ञानंदा, भारत का ये है शतरंज का जो ग्रैंड मास्टर, और ये है मैग्नस कार्लसन। तो जो FTX क्रिप्टो कप है ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है, आप लोगों को याद है। बहुत कन्फ्यूजन वाला सवाल है गाइज। जब मैं इस पर रिसर्च थोड़ा सा देखा मैंने, तो कहीं भी इन्होंने बहुत सारी जगह केवल रमेश बाबू प्रज्ञानंद को दे रखा है, लेकिन फाइनली जो कप जीता है वो जीता मैग्नस कार्लसन ने। क्योंकि देखिए रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने इसमें मैच जीते थे पहले कुछ, तो इसीलिए इनको इनके नाम आ रहे थे। बाद में फाइनली जो क्रिप्टो कप जीता वो मैग्नस कार्लसन ने जीता, आप लोगों को याद रखना। कहाँ के रहने वाले हैं ये मैग्नस कार्लसन? तो ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। क्लियर? और ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ पर है? ये जो टूर्नामेंट है गाइज ये हुआ है मियामी में, आप लोगों को याद रखना है ये सारी बातें। और आर बाबू प्रज्ञानंद हैं, प्रज्ञानंद बोल सकते हैं इनको, ये उपविजेता रहे हैं इसके। महत्वपूर्ण सवालों की अगर बात करें दोस्तों, तो देखिए पहला जो हमारे देश के जो पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद। और इनकी यानी कि ऑटोबायोग्राफी क्या है? जल्दी से आप सभी लोग नीचे आंसर करिए, ऑटोबायोग्राफी इनकी क्या है। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर, ये है पंडित विजयलक्ष्मी। क्लियर? 75वें नवीनतम ग्रैंड मास्टर वी प्रणब बने हैं, आप लोगों को याद रखना है। अभी तक टोटल 75 हो सकते हैं, हो गए हैं। और पहले थे विश्वनाथन आनंद, पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बनी पंडित विजयलक्ष्मी, और अब 75 हो चुके हैं। माइंड मास्टर ये किसकी आत्मकथा है? तो गाइस जो माइंड मास्टर है ये विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा है, आप लोगों को याद रखना है। 44वें शतरंज ओलंपियाड कहाँ पर हुए? चेन्नई में हुए थे। और इसमें जो शीर्ष पर जो ओपन श्रेणी थी उसमें शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो वो रहा है गाइज उज्बेकिस्तान। क्लियर सारी बातें? चलिए आगे चलते हैं और अपना आज का जो नेक्स्ट हमारा सवाल है वो देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए भारत के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भारत और हमारे जो बांग्लादेश के प्रतिनिधि हैं जिन्होंने ये साइन कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा 2 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। बांग्लादेश में 2 रेलवे परियोजनाओं को डेवलपमेंट किया जाएगा भारत किसके द्वारा। क्यों भारत क्या करेगा यहाँ पर? भारत देखिए लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करेगा, यानी कि ऋण प्रदान करेगा भारत बांग्लादेश को। क्लियर? इनके बारे में अगर थोड़ा डिटेल में देखें तो देखिए भारत और बांग्लादेश ने 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए अभी एक अनुबंध पर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लिए हैं। कौन कौन सी? पहली परियोजना है साथियों वो है खुलना दर्शन। इसके बीच में एक नई ब्रॉडगेज, खुलना से दर्शन के बीच में एक नई ब्रॉडगेज लाइन का निर्माण करा जाएगा। और जो दूसरी परियोजना है गाइज वो है पार्वतीपुर और कोनिया, इनके बीच में 1 मीटर गेज लाइन को ड्यूल गेज लाइन में बदला जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है। और इस परियोजना को $2 अरब की भारतीय ऋण व्यवस्था दी जाएगी, यानी लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करी जाएगी भारत के द्वारा। कितने की? $2 अरब की। ठीक है, वित्त पोषण भारत के द्वारा प्रदान किया जाएगा बांग्लादेश में। आप लोगों को याद रखना ये सारी बातें। अब यहाँ पर ये बांग्लादेश का आप लोग मैप देख सकते हैं, ये बांग्लादेश है। यहाँ पर बांग्लादेश की जो सीमा लगती है वो भारतीय राज्यों से लगती है। देखिए यहाँ पर मेघालय से लगती है, इधर लगती है साथियों त्रिपुरा से, यहाँ पर वेस्ट बंगाल से लगती है। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखिए। चिटागोंग है ना, ये चिट्टागोंग है यहाँ पर, जिसको हम हिंदी में चटगांव बोलते हैं, आप लोगों को याद होगा ना।
चटगांव एक्शन, तो वही ये चटगांव एक्शन है, ठीक है, जिसमें चटगांव एक्शन हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग पढ़ती होंगे, मॉडर्न इंडिया में। तो चलिए आगे चलते हैं। ये है, हमने बांग्लादेश के बारे में डिस्कशन किया। अब कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को देख लेते हैं हम लोग। देखिए मिताली एक्सप्रेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिताली एक्सप्रेस ये रेलगाड़ी है जो कि बांग्लादेश और भारत के बीच में चलती है। भारत के न्यू जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश के ढाका के बीच चलती है। और दूसरी जो ट्रेन है भारत और बांग्लादेश के बीच में जो चलती है वो है मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस को गाइज 14 अप्रैल 2008 को शुरू किया गया था, आप लोगों को याद रखना। और फेमिदा अजीम, ये नाम भी इंपॉर्टेंट हो गया है अब, क्योंकि इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला है। और ये कहाँ की रहने वाली है? ये बांग्लादेश मूल की रहने वाली है, अभी अमेरिका में रह रही हैं, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा, ये कहाँ पर शुरू हुई है? ये हुई है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में जो हुगली नदी है गाइज, हुगली नदी पर ये शुरू हुई है, आप लोगों को याद रखना है। यानी कि हुगली नदी के भीतर से ये मेट्रो जो है रन करेगी, और हुगली नदी पर ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में। तो गाइज ये तो थी आज की डिस्कशन, और ये आज का सवाल है जिसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है नीचे कमेंट सेक्शन में, कि हाल ही में लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। आप सभी लोग इस सवाल को नीचे कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करेंगे, और नीचे जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे आप सभी लोग। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं, और अब हम कल का रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन फटाफट तरीके से। 26 अगस्त का पहला जो सवाल है साथियों वो है, किस देश ने हाल ही में भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया है? तो ये किया है मिस्र ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन लॉन्च की है? ये किया गाइज जर्मनी ने। 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ये चुना गया है जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल। राइट आंसर इज ए। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस नाम से ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम लॉन्च किया है? आज़ादी क्वेस्ट नाम से। राइट आंसर ऑप्शन सी। 71वीं इंटर सर्विस एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? विशाखापट्टनम में। क्लियर? राइट आंसर बी। हाल ही में गोबर से संपीड़ित पहली बायोगैस परियोजना किस कंपनी द्वारा शुरू की गई है? HPCL के द्वारा। नेक्स्ट, भारत में कौन सा नया वायरस तेजी से फैल रहा है? तो ये फैल रहा है गाइज, अभी जैसे कि रिपोर्ट आई थी लेंसेट की, उसके अकॉर्डिंग टोमेटो फ्लू, टमाटर फ्लू, टमाटर किसे चकत्ते हो जाते हैं पूरी बॉडी पर, बच्चों के 10 वर्ष से कम के बच्चों में ये होता है। आंसर इज डी। नेक्स्ट, हाल ही में हिंदी भाषा का साहित्य युवा अकेडमी पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की है? भगवंत अनमोल को, प्रमेय के लिए दिया गया है इनको। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया क्लीन एयर समिट 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो गाइज ये शुरू हुआ है कहाँ पर? नई दिल्ली में। नहीं, सॉरी, बेंगलुरु में। राइट आंसर सी। हाल ही में किस समूह ने नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड NDTV में 29.2 एग्जैक्ट है ये 29.18% हिस्सेदारी की अधिग्रहण किया है? ये किया अडानी ग्रुप ने। तो साथियों ये था आज का डिस्कशन। ये हमारे स्मार्ट कोर्सेज जिनको आप लोग परचेज कर सकते हैं, इनसे जुड़ सकते हैं, अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। और 77% का इन पर डिस्कशन चल रहा है, वो डिस्काउंट चल रहा है मिशन SDM पर और समर्पण बैच पर। 77% का क्या चल रहा है? डिस्काउंट चल रहा है। और ये डिस्काउंट 31 अगस्त तक ही अवेलेबल है। 5 सितंबर से ये दोनों ही बैच शुरू हो रहे हैं, आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोगों को बैच लेना है और 77% ये जो डिस्काउंट अगर आपको लेना है, भारी भरकम डिस्काउंट है, ये ED400 कोड आप लोगों को यूज करना है। ध्यान रखिएगा, कोड आप लोग ध्यान रखिएगा, ED400। और इसके अलावा और अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो अब बताइए, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा आप सभी लोग कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है? और क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं, कम से कम एक आप बता तो सकते हैं ना, अपना सजेशन दे सकते हैं क्या सुधार करना है क्या नहीं करना, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है? इसके अलावा सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों यार दोस्तों के साथ में। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे आप सभी लोग कि ये सेशन कैसा लगा, आप लोगों को कैसा लग रहा है। और जल्दी ही लाइव भी शुरू हो जाएगा ये 1-2 दिन में। क्लियर? तो पैनल पे हो करेगा लाइव, तो जल्दी से आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग आंसर करेंगे, मतलब सवालों को तो आंसर करेंगे ही, इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि सेशन कैसे चल रहे हैं, कैसे लग रहे हैं।
हमारा जो करंट अफेयर का सेशन है। क्लियर दोस्तों? तो चलिए अब वीडियो का एंड करते हैं। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।